ओके गाइस, आज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पाइथन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, पाइथन लैंग्वेज की कुछ कंपैरिजन कोड के सिंटैक्स और पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था। सेकंड लेक्चर में हमने पाइचार्म जो हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो हमने इंस्टॉल करना डाउनलोड करना सीखा था। साथ में हमने डेटा टाइप्स स्ट्रिंग और इंटीजर हमने सीखी थी, प्लस हमने उसके साथ कॉन्केडिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा था और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं और एफ फंक्शन हमें जो बहुत सूटेबल है, बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है, वो फंक्शन भी हमने देख लिए थे कि हम एफ फंक्शन में किस तरीके से एक स्टेटमेंट के साथ अपने वेरिएबल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को। ठीक है, कि डेटा टाइप्स होती क्या है, किस किस तरीके से होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये किस नेचर की टाइप है, और वेरिएबल्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी थी, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूँ कि ये जो दो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये इनकी डेटा टाइप क्या है, तो आप कैसे इसको बताएंगे क्या है डेटा टाइप? सर ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। क्यों, आपको कैसे पता चला ये स्ट्रिंग है? क्योंकि ये डबल कोटेशन सर ये के कॉमा अंदर डबल कोटेशन में लिखा या हुआ है। सिंगल कोटेशन के अंदर आती है। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होती है वो डबल कोटेशन के अंदर होती है या सिंगल कोटेशन के अंदर होती है। तो ये जो लिखा हुआ सैयद शकीब, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरीके से इमरान लिखा हुआ है सिंगल कोटेशन के अंदर, तो इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही कहलाएगी। ठीक है, पाइथन में एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं टाइप, TYPE टाइप। वो बेसिकली करता क्या है, वो आपको आपके वेरिएबल की डेटा टाइप बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आपने स्टोर कराई है, जो सेव करवाई है, उसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो वो हम देख लेते हैं वो किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट का ब्रैकेट लगाए, अंदर लिखते हैं टाइप, TYPE टाइप। ठीक है, टाइप के बाद हम राउंड ब्रैकेट खोलते हैं और इसमें जो अंदर वाला राउंड ब्रैकेट है इसमें वो वेरिएबल पास करते हैं जिसकी हमें टाइप मालूम करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम पास कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप नीचे देखें इसने आपको क्या बताया, क्लास str। str शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग की। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग की। तो इसने बता दिया ये जो वेरिएबल है इसमें जो डेटा सेफ है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लास्ट नेम वाला वेरिएबल पास कर दूं इसमें, तो अब ये इसका भी बताएगा str। ये देखें, इसका भी बता रहा है str, मतलब ये वाला जो वेरिएबल है ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब इसी तरीके से x और y एक वेरिएबल है, इसका मैंने आपको बताया था ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, विदाउट डेसिमल है और विदाउट कोटेशन है, तो इसकी जो डेटा टाइप कहलाएगी वो कहलाएगी इंटीजर। तो अब अगर मैं इसको पास करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टाइप में लिख देता हूँ x, तो अब ये बताएगा जो x जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो किस डेटा टाइप की है। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है INT, मतलब कि वो इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, तो ये टाइप का एक फंक्शन है जिससे आप किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप मालूम कर सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये कौन सी डेटा टाइप का है, इंटीजर का है, स्ट्रिंग का है, फ्लोट का है, बूलियन का है, किसका है, ये आपको सब बता देगा। यहां तक बात क्लियर है कि टाइप का फंक्शन क्या करता है गाइस? क्लियर है सर। ओके, जी सर, क्लियर। ओके। अच्छा वाजिद, आप भी आज आयो, फर्स्ट क्लास है आपकी, तो कोशिश करना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग के अच्छे होंगे तभी आप एक लोग अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, अपनी स्किल्स ग्रो कर सकते हैं, जी बूस्ट सर, कर मैं सकते हैं अपनी स्किल्स को। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने दो डेटा टाइप कल ही पढ़ाई थी, इंटीजर और हमारे स्ट्रिंग। आज हम देख लेते हैं एक और डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं फ्लोट, FLOAT। ठीक है, ये भी होती है न्यूमेरिक टाइप, इसकी न्यूमेरिक है। ठीक है, बट ये विद डेसिमल होता है, विद डेसिमल। विद डेसिमल होता है एंड विदाउट कोट्स होता है।
ठीक है। इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? इंटीजर विदाउट डेसिमल होती है, फ्लोट वाली वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ वैल्यू 1 इक्वल टू 99.99। अब ये 99.99, अब ये जो पॉइंट लगे बेसिकली इसको मैं कहता हूँ डेसिमल। अब इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया है, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ होंगी और विदाउट कोटेशन होंगी। इसी तरह मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 इक्वल टू माइनस 87.93, ठीक है। अब अगर मैं इसकी भी आपको टाइप मालूम करके दिखाऊं, प्रिंट टाइप, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू 1। अब ये इसकी जो डेटा टाइप बताएगा वो क्या बताएगा? फ्लोट। ये देखें क्लास में बता रहा है फ्लोट, क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये डेसिमल पॉइंट के साथ है, इसलिए ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वैल्यू 2 वाली यहाँ पास कर दूं तो ये इसकी भी डेटा टाइप बताएगा फ्लोट, चाहे वो पॉजिटिव हो, देखें ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली में माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, लेकिन कहलाएगी ये फ्लोट डेटा टाइप ही, ठीक है। तो इंटीजर और फ्लोट में जो डिफरेंस है वो यही है कि इंटीजर विदाउट डेसिमल होती हैं और जो हमारे पास स्ट्रिंग फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट्स के साथ, ठीक है। दोनों में यही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, उसका रीज़न ये है कि नेट थोड़ा मसला कर रहा है, आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी, तो इससे डिस्टर्ब ना हो। रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर स्क्रीन स्टक हुई है। तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें मीटिंग तो स्क्रीन फ्री हो जाएगी, आपके लिए विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने 3 डेटा टाइप देख ली हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज इंटीजर, थर्ड वन इज फ्लोट, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ बहुत मुश्किल है, आप लोग भी बोलें सर नहीं आया तो बहुत मुश्किल है, आपने क्या बता दिया तो समझ में ही नहीं आ रहा। अभी तक जो हमने 3 डेटा टाइप देखे हैं, इसमें से कोई डेटा टाइप आपको मुश्किल लग रही है तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करता हूँ उसको और आसान करके समझाऊं। कोई भी अगर आपको मुश्किल लग रही है इन तीनों में से, गाइस, यासीन, वाजिद, अहमद, हबीब, किसी को भी मुश्किल लग रही है इसमें? सर क्लियर है। क्लियर, ओके। अब इसके बाद ओके सर, ओके। फोर्थ डेटा टाइप आती है जिसको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बूल, ठीक है। और इसमें जस्ट 2 वैल्यू सेव होती हैं, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। इसी तरह से हम इसको कैसे, जो ट्रू है वो 1 होता है और जो फॉल्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। एक बूलियन डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ 2 वैल्यू सेव होती हैं, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। लेकिन ये 1 0 हम डायरेक्टली पास नहीं करते। 1 0 हम इसलिए पास नहीं करते क्योंकि 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 0 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर मैं किसी वेरिएबल में 1 पास कर दूं तो वो उसको इंटीजर कंसीडर करने लग जाएगा। अगर मैं किसी वेरिएबल में 0 पास कर दूं तो वो भी उसको इंटीजर कंसीडर करने लग जाएगा। लेकिन ये 1 और 0 किस टाइम एक्ट करते हैं एज अ बूलियन, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब इसका आउटपुट आप देखेंगे 1 और 0 की फॉर्म में आ रहा होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखें ये लगाई तो मैंने बूल है, लेकिन ये जो ट्रू एंड फॉल्स में मुझे आउटपुट दे रहा है वो 1 और 0 की फॉर्म में दे रहा है, तो इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप कंसीडर करें बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यू सेव होती हैं, या तो कोई वैल्यू ट्रू हो जाएगी या कोई वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। हम फॉर एग्जाम्पल एक कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने लगा दी एज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एज रिस्ट्रिक्शन के बिलो 18 और अबव 18, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं फॉर एग्जांपल एडल्ट कंटेंट, ठीक है। मैंने इसको रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट फॉल्स, मतलब बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, इसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आगे चल के जब मैं आगे प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको सिनेरियो से, ये आपको सिर्फ समझ में आ जाए ट्रू एंड फॉल्स किस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं एक केस बता रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल केसेस होंगे जहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेट कर दी फॉल्स। अब मैं इसके बाद
चेक लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इफ एज ग्रेटर देन हो 18 फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा भाई एडल्ट कंटेंट की वैल्यू कर दो ट्रू, ठीक है। अदरवाइज एल्स में जाके आप इसको एडल्ट कंटेंट को फॉल्स ही रहने दो। तो इन केस में मैं फॉर एग्जांपल मैं एज का वेरिएबल भी यहाँ बना लूँगा, नो एरर दे रहा है। एज की मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखी है 50, सही है, कि भाई एज की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 50 है, और फिर मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी अगर एज ग्रेटर देन 18 है। अगर मैं आप लोगों से अभी सवाल करूं कि भाई मैंने एज की वैल्यू 50 लिखी हुई है, तो क्या वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है? एज ये सर कर रहा है। 18 यस है सर, या नहीं ट्रू है? कर रहा है। ट्रू है, तो वो क्या करेगा, इस कोड में आएगा एडल्ट कंटेंट की वैल्यू को कर देगा ट्रू। अब आगे प्रोजेक्ट में मैंने कंडीशन लगाई होगी अगर एडल्ट कंटेंट की वैल्यू ट्रू आए तो आप ये कंटेंट उसको शो करो, अगर एडल्ट कंटेंट की वैल्यू फॉल्स आए तो आप उसको ये कंटेंट शो करो। समझ रहे आप कि ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे मैंने आगे कंडीशंस बनाई हुई होंगी कि मेरा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, वो डिसाइड करता है इस वेरिएबल पे। उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मैं ट्रू वाली वैल्यूज उसको दिखाऊंगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे जो चीज़ें मुझे उसको दिखानी है वो चीज़ें मैं उसको दिखाऊंगा। यहाँ तक बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले लें, कभी हम फॉर्म जी फिल सर। कर रहे होते हैं, उसमें चेक बॉक्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें आता है जेंडर, जेंडर का ऑप्शन आता है मेल या फीमेल, तो आप जिस पे भी टिक मारेंगे तो हम बाय डिफॉल्ट उसको सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल इक्वल टू ट्रू और फीमेल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से भी हम ट्रू एंड फॉल्स सेव करवा सकते हैं कि भाई जो बंदा आया फॉर्म फिल आउट कर रहा है वो उसने मेल पे चेक लगाया तो हम उसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं, और दूसरे पे नहीं लगाया तो उसकी बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सिनेरियो हैं जहाँ पे हम ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये ज़्यादातर इफ एल्स की कंडीशन में यूज़ होता है, या कहीं ऐसी जहाँ पे यस और नो में आंसर चाहिए। मतलब जिस तरह मैंने आपको एज रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल दी कि एज एल्डर है या नहीं है, एल्डर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, तो उसकी बेस पे आगे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रू एंड फॉल्स देते हैं। अब अगर मैं इसकी टाइप आपको चेक करवाऊँ, प्रिंट टाइप, ये वाला मैं हटा देता हूँ, तो टाइप में मैं आपको पास करता हूँ मेल, ठीक है। तो ये बताएगा जो मेल वाला वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप कौन सी है, तो ये देखें इसको बता रहा है बूल, ठीक है। तो बूल एक डेटा टाइप है जो कि सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में हमें आउटपुट देती है, ठीक है। उसकी वैल्यू में जो उस वेरिएबल में जो हम वैल्यू सेव कर सकते हैं वो या तो ट्रू सेव कर सकते हैं या फॉल्स सेव कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू सेव नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं फीमेल भी पास करूं तो फीमेल में भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो ये इसको भी बूलियन डेटा टाइप दिखाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको दिखा रहा है बूल। यहाँ तक बात क्लियर है? चारों डेटा टाइप मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, ये चार डेटा टाइप मैंने आपको बता दी। एक और डेटा टाइप होती है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो अभी नहीं, वो बेसिक लेवल पे हम नहीं पढ़ रहे, तो जब आप आगे चल के खुद ही एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप खुद ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें जे क्या आ रहा है, के क्या आ रहा है, वो बेसिकली एक्सप्रेशंस होती है, मैथमेटिक्स उस फॉर्म में चल रहा होता है, वो अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अभी सिर्फ आपको चार याद रखने की ज़रूरत है, वो ये है। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, मैं रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रिंग डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड डेटा टाइप है इंटीजर, ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट विदाउट डेसिमल और विदाउट कोटेशन होती हैं। थर्ड वन होती है फ्लोट, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं लेकिन ये विद डेसिमल होती हैं जस्ट लाइक दिस, और ये भी विदाउट कोटेशन होती हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। चौथी डेटा टाइप है बूलियन, इसकी सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा यहाँ पे जहन में रखिएगा ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जो पाइथन सपोर्ट करता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे ट्रू में कैपिटल लिखा हुआ है, इसी तरह फॉल्स में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। ये चार डेटा टाइप है, इसमें किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? गाइस नो सर, क्लियर है। ओके सर। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। ये तो हमने डेटा टाइप्स देख लिया, डेटा टाइप समझ भी ली।
अब जो हमारा है टॉपिक वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या है? जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया भाई, वेरिएबल्स बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा सकें जिसको हम आगे चल के कहीं ना कहीं यूज कर सकें। ठीक है, वेरिएबल्स का असल काम क्या है? उसमें कोई ना कोई वैल्यू हम सेव करवाते हैं या स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी बनती है, उस मेमोरी में आपका डेटा सेव हो जाता है जाके। ठीक है, अब पाइथन में कुछ एक तरीके से कह लें स्ट्रक्चर है, या आप कह लें कुछ इसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है कि वेरिएबल्स जो हैं वो किस किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उसको उसमें स्पेशल कैरेक्टर लग सकता है, नहीं लग सकता, उसमें @ का साइन आ सकता है, नहीं आ सकता, उसमें स्पेस बार आ सकता है, नहीं आ सकता। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना नाम सेव करना है, ठीक है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे अपना नाम सेव करना है, तो मैं लिख सकता हूँ माई नेम। ठीक है, माई नेम इक्वल टू सैयद। मैं आगे लिख भी दूँ, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से मैं वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ, सारे के सारे लोअर केस में हो, इसमें स्पेस ना हो। ठीक है, अब अगर मैं यही वेरिएबल लिखूँ माय स्पेस के साथ नेम इक्वल टू सैयद, तो ये है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फॉर्म है, हम किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रेड लाइन आ गई है यहाँ पे, तो अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें यहाँ पे ही दे रहा है, माय स्पेस नेम के साथ देखें यहीं पे एरर दे रहा है। ठीक है, लाइन नंबर बता भी रहा होगा, लाइन नंबर 3 पे एरर है, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पे ये रेड लाइन भी यहीं पे आ रही है, मतलब ये एरर है। इसमें ये चीज़ अलाउ नहीं है कि हम वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस दे दें। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे स्पेस ही देना है, कुछ ऐसा लगाना है कि थोड़ा सा सेपरेट नज़र आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माय अंडरस्कोर नेम। ठीक है, मैं यहाँ करूँगा तो ये करेक्ट फॉर्म में है। तो देखें जहाँ जहाँ इनकरेक्ट फॉर्म होगी ना, वो आपको खुद ब खुद एरर दे देगा वहाँ पे। तो ये करेक्ट फॉर्म में, देखें इस लाइन पे एरर नहीं दे रहा, इस लाइन पे भी एरर नहीं दे रहा। ठीक है, दोनों जगह एरर नहीं दे रहा है, देख रहे हैं, सिर्फ इस लाइन पे एरर दे रहा है क्योंकि ये इनकरेक्ट फॉर्म है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस देना है तो आप वहां पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्पेस की जगह। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ एक सिंबल के अलावा कोई और सिंबल आप वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखूं @माई नेम, माई नेम इक्वल टू सैयद, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, मतलब मैं कोई भी स्पेशल सिंबल पाइथन के नेम में यूज, वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकता, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, चाहे वो सेंटर में हो। मैं किसी भी पोजीशन पे स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिवाय सिवाय किसके? अंडरस्कोर के। माय नेम इक्वल टू सैयद, ये देखें ये करेक्ट फॉर्म है, देखें इसमें एरर नहीं दे रहा। सिर्फ एक सिंबल ऐसा है जो कि हम वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर। ठीक है, ये चाहे आप बीच में भी लगा दें, चाहे आप एंड में भी लगा दें, चाहे आप स्टार्टिंग में भी लगा दें, आप अंडरस्कोर सिर्फ यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में, इसके अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं वन नेम इक्वल टू सैयद, कोई भी वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ पे देखें रेड लाइन आ रही है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है। आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से उस वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। Sir, I have a question. यस, Sir, is there any specific reason कि सिर्फ अंडरस्कोर से ही हम शुरू कर सकते हैं? और Yes. इसके इसका रीज़न है,
अगर आप लोगों ने दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी हों या अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल। मतलब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम पब्लिक रखते हैं, वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। कुछ होते हैं प्रोटेक्टेड, वो सिर्फ स्पेसिफिक फाइल या स्पेसिफिक क्या कह लें आप, जिस तरीके से बेसिक्स डॉट पाई ना, तो वो सिर्फ बेसिक्स डॉट पाई में यूज़ हो सकते हैं प्रोटेक्टेड। प्राइवेट सिर्फ स्पेशली किसी फंक्शन के अंदर, जिस बॉडी के अंदर आपने उसको लिखा है उसी बॉडी के अंदर वो चलेगा, उसके अलावा आउटसाइड दी बॉडी कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो दूसरी लैंग्वेजेस में, जिस तरह मैं सी शार्प या जावा की बात करूं, तो उसमें हमारे पास कीवर्ड होते हैं जस्ट लाइक दिस, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेरे वेरिएबल की नेचर को, कि ये मेरा वेरिएबल पब्लिक है, ये मेरा वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, ये मेरा वेरिएबल प्राइवेट है। लेकिन पाइथन लैंग्वेज में अगर आपको पब्लिक रिप्रेजेंट करना है तो वो विदाउट अंडरस्कोर होगा। अगर आपको प्रोटेक्टेड करना है तो सिंगल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम होगा। और अगर आपको प्राइवेट रिप्रेजेंट करना है तो डबल अंडरस्कोर लगता है और फिर वेरिएबल नेम आता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी नेचर को, कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। इसी वजह से सिर्फ अंडरस्कोर यहाँ पे अलाउ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम से पहले सिंगल अंडरस्कोर लगाया है, तो उस कंडीशन को देख के आप बता सकते हैं ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं किसी में डबल अंडरस्कोर लगा दूं शुरू में, तो इसका मतलब है ये मेरा प्राइवेट मेंबर। करेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट, यहाँ लिख देता हूँ प्रोटेक्टेड, और जो विदाउट अंडरस्कोर है वो हमारे पब्लिक वेरिएबल है। मतलब ये भी पब्लिक है, ऊपर वाला भी पब्लिक है, ये सब पब्लिक है। किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अंडरस्कोर आ जाए तो देखना है अंडरस्कोर की क्वांटिटी कितनी है। अगर एक बार लगा हुआ है तो वो प्रोटेक्टेड वेरिएबल कहलाएगा, अगर 2 बार लगा हुआ है तो वो मेरा कहलाएगा प्राइवेट मेंबर। अगर एक भी बार नहीं लगा हुआ, स्टार्टिंग में, बीच में लगा तो मसला नहीं है, स्टार्टिंग में, तो वो पब्लिक वेरिएबल कहलाएगा। इसी वजह से सिर्फ ये स्पेशल सिंबल वेरिएबल के नाम में अलाउ है, इसके अलावा कोई भी सिंबल वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है। क्लियर है सर? ये पब्लिक प्राइवेट समझ नहीं आएंगे। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये पब्लिक जैसे नाम से ही जाहिर है, पब्लिक एनीवन कैन यूज। मतलब मैं एक फाइल से दूसरी फाइल में, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल में, ये पूरी फाइल में कहीं पे भी इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो वो उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर देगा। प्रोटेक्टेड मेंबर जो होगा वो सिर्फ उसी फाइल में कॉल हो सकता है, दूसरी फाइल में कॉल नहीं हो सकता, जबकि पब्लिक मेंबर किसी भी फाइल में कॉल हो सकता है। और जो प्राइवेट है वो उस फाइल के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट में कॉल हो सकता है जहां पे वो क्रिएट किया गया है, वो पूरी फाइल में भी कहीं पे कॉल नहीं हो सकता। ये इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ये आप टेंशन नहीं लें, ये जब हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या है। ये तो अभी सवाल हो गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये अंडरस्कोर क्यों अलाउ है। उसका रीज़न ये है कि वो रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है जी सर, क्लियर। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू से आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता, बट यस, न्यूमेरिक वैल्यू से आपका वेरिएबल ख़त्म हो ज़रूर हो सकता है। फॉर एग्जांपल माय नेम 1 इक्वल टू सैयद, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आप न्यूमेरिक वैल्यू से एंडिंग ज़रूर कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहें तो बीच में जैसे फॉर लिख माय नेम _2, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, तो ये भी करेक्ट है। सर न्यूमेरिक सेंटर में आ सकते हैं? न्यूमेरिक आप सेंटर में
सेंटर में अगर आप लगाओगे तो किससे, माई टू नेम इस तरीके से करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये माई टू नेम, इसको आप सेंटेक्स वाइज कर सकते हो, लगा तो सकते हो आप सेंटर में, लेकिन सेंटर में कोई रीजन बनेगा नहीं। मतलब कोई एक एग्जांपल दो कि आप कोई वेरिएबल नेम लगा रहे हो और उसके सेंटर में न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो, आप किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फाइल 02 नेम, इस तरीके से आप कर लो, ये भी सही है, ठीक है। जी सर। आप ओके। इस तरीके से कर सकते हो, सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली पता है फोकस क्या करते हैं जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम रेलिवेंट नेम का वेरिएबल क्रिएट करें, ताकि हमें पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ करना हो तो हमें पता हो कि यार इस नाम से हमने इसका वेरिएबल बनाया। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसमें मैं अपना नाम यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया माय नेम के नाम से, सही है, और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी सैयद शकीब इमरान। अब जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया वो रेलिवेंट है, जिसको मैं याद भी रख सकता हूँ और पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जहाँ भी अपना नाम प्रिंट करवाना होगा, मुझे पता है माय नेम का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको मैं कॉल कर लूँगा, वो मुझे मेरा नाम रिटर्न कर देगा। इसी तरह माय एज, अगर मुझे अपनी एज कहीं भी यूज़ करनी हो तो माय एज में अपनी एज सेव करवा दूंगा और उसको कॉल करके कहीं भी यूज़ कर दूंगा। तो हम कोशिश करते हैं रेलिवेंट नेम दें, ताकि उस हिसाब से उसको हम एक्सेस कर सकें। अगर इररेलेवेंट नेम दे दोगे आप, तो आप बार बार ढूंढते रहोगे कि इसका मैंने वेरिएबल किस नाम से बनाया था, ठीक है। तो कोशिश करते हैं रेलिवेंट नेम दें। तो रेलिवेंट नेम में मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेम ऐसा आएगा माय टू नेम इस तरीके से, या माय 23 नेम, तो आएगा तो कुछ इस तरीके से माय नेम 23 कर लो, या कोई सिंबल दे दो स्पेशल सिंबल यूज़ करके। लेकिन ये भी डिफ़िकल्ट नेम है, अगर आप मुझसे पूछो तो ये भी एक डिफ़िकल्ट नेम है जिसको आप याद रखोगे बहुत मुश्किल है, इसको आप बार बार देखना पड़ेगा, सही है। लेकिन ये सेंटर में न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। जी क्लियर है यहाँ सर। तक गाइस? अच्छा, ये 3-4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट क्या, किसी भी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, ये आप लोग अपने पास राइट डाउन भी कर लें। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, कोई भी वेरिएबल नेम किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता सिवाय अंडरस्कोर के। पूरे वेरिएबल के नेम में चाहे बीच में, चाहे एंडिंग में, चाहे स्टार्टिंग में, आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट जो है, पाइथन के डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के नाम से आप कोई भी वेरिएबल नहीं बनाओगे। जिस तरह आपको पता है हम प्रिंट का एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब ऐसा ना हो मैं लिख दूं प्रिंट इक्वल टू सैयद शकीब इमरान। अब आपको पता है ये प्रिंट जो है पाइथन का डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, जो कि हमें आउटपुट शो करता है, ऐसा ही है ना गाइस? जी सर। तो अगर मैं इसी नाम से कोई वेरिएबल बना दूंगा तो सिस्टम को समझ में नहीं आएगी कि प्रिंट मुझे क्या करना है, प्रिंट मैं वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ या प्रिंट मैं पाइथन का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे आपका एरर जनरेट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी, वो सक्सेसफुली रन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। तो आप पाइथन के कोई भी कीवर्ड के नाम से वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है गाइस। ये कोई 3-4 पॉइंट है जिसको आप याद रखो और उसको फॉलो करते हुए आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। यहां तक बात क्लियर है? कोई जी सवाल, सर। कंफ्यूजन? नहीं है, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। क्योंकि जब आपको यहाँ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इधर जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अच्छा, टाइप कास्टिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं?
कमेंट्स बेसिकली हम एज अ डेवलपर कोई अगर हम कोड लिख रहे हैं और हमें पता है ये कोड इससे रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ ना कुछ अपनी वर्डिंग लिख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि उस वर्डिंग को पढ़ के हमें रियलाइज हो कि इसके नीचे वाला कोड या इसके ऊपर वाला कोड इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, कमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होता, वो डेवलपर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता है। कोई भी बात उसको लिखनी हो, कोई भी चीज़ को नोट डाउन करनी हो कोड के अंदर, तो वो उसको कमेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में आएगा हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, मैं पाइथन में कमेंट कैसे होता है, हैश से, हैश लगा देते हैं किसी भी लाइन से पहले, तो वो पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाती है। कमेंट से मुराद ये है कि अब वो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो रीड नहीं करेगा उस लाइन को। अब जब मैं इसको चलाता हूं, देखें आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। देख रहे हैं ये लाइन एम्प्टी है बीच वाली, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि ये लाइन हो गई है कमेंट। अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं और इसके नीचे कुछ लिखूं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, मैं लिखता हूँ 1, फिर इसके नीचे आके लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ 2, तो ये वाली लाइन कमेंट नहीं हुई भी, ये वाली लाइन कमेंट नहीं हुई भी, सिर्फ ये वाली लाइन कमेंट है। तो क्या होगा, 1 और 2 मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा। ये देखें 1 आ गया मेरे पास आउटपुट में और 2 आ गया, ये वाली लाइन नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये कमेंट हुई भी है, कमेंट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या हमारी कोड में डिबग करते हुए किसी लाइन पे एरर आ रहा होता है, तो हम उस लाइन को वक्ती तौर पे कमेंट कर देते हैं, ताकि एक बार पूरा फ्लो चला लें, उसके बाद देखें उसमें क्या इशू आ रहा है। तो ये कमेंट का एक हमारे पास ऑप्शन है। हैश क्या करता है, सिंगल लाइन कमेंट करता है, सिंगल लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल हैश यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रिपल अंडरस्कोर और ट्रिपल अंडरस्कोर, ये यूज़ होते हैं फॉर मल्टी लाइन कमेंट। हैश में अगर किसी लाइन से पहले लगाऊंगा तो वो सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट करेगा, उसी लाइन को कमेंट करेगा जिस लाइन से पहले हैश लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं ट्रिपल कोट्स स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगा दूं तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इस कोड को चलाता हूँ, ये तीनों लाइन मेरी एग्जीक्यूट होंगी। देखिएगा, देख रहे हैं 1 भी आ रहा है, हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि तीनों की तीनों लाइन कमेंट हो जाए, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं हर लाइन से पहले जाके हैश लगा दूं, तो ये तीनों लाइन कमेंट हो गई। ठीक है, हर लाइन सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी ये है कि मैं एक ही साथ तीनों को कमेंट कर दूं। तो उसके लिए क्या है, स्टार्टिंग में 3 दफ़ा स्टार्टिंग में लगा दिया कोट डबल कोट्स, और जहां तक कमेंट करना है वहां तक जाके एंडिंग में 3 दफ़ा कोट लगा दिया। अब इसके बाद मैं कोई चौथी लाइन लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो मेरी ये 3 लाइन नहीं चलेंगी, सिर्फ ये वाली लाइन आउटपुट में आएगी बस। ठीक है गाइस, समझ में आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स? यस सर। अब ये डबल कोट ट्रिपल कोट जो लगे हैं, ये डबल में भी हो सकता है और सिंगल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल में भी लगा दें, तो जो चीज़ आप स्टार्टिंग में लगाएंगे वही चीज़ एंडिंग में लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने ट्रिपल कोट्स लगाए तो एंडिंग में भी ट्रिपल कोट्स लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने डबल कोट्स 3 दफ़ा लगाए तो एंडिंग में भी डबल कोट्स 3 दफ़ा लगाएंगे। ठीक है, और एक शॉर्ट की है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्ट की क्या है, पाई चार्ट में रहते हुए अगर मुझे सारी की सारी लाइन एक साइड कमेंट करनी है और वो भी सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसे ही सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ जो क्वेश्चन मार्क वाला बटन है, अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबा दे तो सारी की सारी लाइन एक साथ कमेंट हो जाएगी। देख रहे हैं? और अगर आपको अनकमेंट करनी है सारी एक साथ, तो वही सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के दोबारा वही बटन दबा दें क्वेश्चन मार्क वाला, तो सबकी सब अनकमेंट भी हो जाएंगे एक साथ।
ठीक है गाइस, यस सर। कोई कंफ्यूजन कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ये बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 99, y इक्वल टू 55.55। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? इंट। इंटीजर। करेक्ट। और इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। फ्लोट। करेक्ट। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि आपस में टाइप चेंज कर देना। मतलब जो फ्लोट है मैं उसको इंटीजर बना दूं, जो इंटीजर है मैं उसको फ्लोट बना दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं v1। अब v1 अब मैं चाह रहा हूं जो इंटीजर में वैल्यू है इसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दूं फ्लोट में। तो मैं क्या करूंगा, जिस डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है पहले उसका नाम लिखूंगा FLOAT फ्लोट, ब्रैकेट लगाऊंगा और जिस वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल को इसमें पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल x को, क्योंकि x मेरा इंटीजर में है, मैं चाह रहा हूं x की वैल्यू फ्लोट में आ जाए और वो एक नए वेरिएबल में सेव हो जाएगी v1 के नाम से। ठीक है, इसी तरह मैं v2 को एक वेरिएबल बना देता हूं। अब मैं चाह रहा हूं ये जो फ्लोट वाली वैल्यू है इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा INT, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म है। और किस वेरिएबल को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है? फ्लोट वाले को। तो मैं उसका नाम कर देता हूँ y। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट f, फंक्शन लगा दिया, दिस इज नॉर्मल इंटीजर, यहाँ पे x कॉल कर देते हैं। दिस इज नॉर्मल फ्लोट, सॉरी यहाँ पे y कॉल कर लेते हैं। दिस इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट, तो यहाँ हम कर देते हैं v1। और दिस इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, यहाँ कर देते हैं v2। तो अब जरा आउटपुट देखिएगा आप, ये देखें जो नॉर्मल इंटीजर है वो नॉर्मल फॉर्म में आया है। ठीक है, क्योंकि आप देखें x की वैल्यू 99 है तो यहाँ पे भी 99 है। जो नॉर्मल फ्लोट में 55.5 है वो भी आया। अब जो चेंजेस हुई है वो कहाँ से हुई है? इस लाइन से। v1 को जो कि इंटीजर में था मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करा, तो देखें 99 के साथ डेसिमल लग गए यहाँ पे। देख रहे हैं आप गाइस, आउटपुट देख रहे हैं आप? इंटीजर को जब उसने फ्लोट में कन्वर्ट करा तो उसने उसमें डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया खुद ब खुद। सही है। और इसी तरह जो नीचे आया है जिसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, तो यहाँ देखें इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया। देख रहे हैं आप लोग, उसने उसको विदाउट डेसिमल कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। हम न्यूमेरिक वैल्यूज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाए हैं x और y, जी, ये नीचे जब हमने उसको चेंज किया तो चेंज करने के बाद ऊपर चेंज नहीं होंगे या ऊपर वैसे ही रहेंगे? देखें गौर करें जरा इस कोड पे, ये चारों लाइन पे जरा कोड गौर करें, समझें। x एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू सेफ है 99, तो मेमोरी में जाके x एक वैल्यू एलोकेट हो गई जिसकी वैल्यू सेफ है 99। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, v1 एक दूसरा वेरिएबल बनाया। कौन सा? दूसरा। दूसरे वेरिएबल में मैंने उसकी टाइप कन्वर्ट करके उसको सेव करा है दूसरे वेरिएबल में। x के अंदर ही सेव नहीं करा, दूसरे वेरिएबल में सेव करा है। तो x में अपनी जगह 99 ही मौजूद रहेगा, v1 में 99.0 से आगे सेव हो जाएगा। ठीक, मैं x की कन्वर्ट करवा के इसमें सेव कर रहा हूँ, इसी में सेव नहीं कर रहा। ये तो अपनी जगह सेफ ही रहेगा, उसको 99 ही वहाँ पे पड़ा हुआ, लेकिन मैं चाह रहा था 99 को कन्वर्ट करके नए वेरिएबल में सेव करना।
क्लियर सर। ठीक है। हाँ, अगर ये होता मैं बोल देता यहाँ पे x, मतलब वही वेरिएबल है, अब वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। सही है। तो अब इसका आउटपुट देखें क्या आएगा। अब वो देखें, पहली लाइन में नॉर्मल वाले को इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। देख रहे हैं, दिस इज अ नॉर्मल इंटीजर ना, हमारे हिसाब से हम टारगेट कर रहे थे इसको, लेकिन पाइथन का एक रूल है, टॉप टू बॉटम चलता है। जो लेटेस्ट वेरिएबल अगर आपको सेम नाम का मिल जाएगा, कोई भी वेरिएबल अगर आपको सेम नाम का मिल जाएगा, तो वो लेटेस्ट वाले को कंसीडर करता है, ओल्ड वाले को रिमूव कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है। तो जब उसको लेटेस्ट एक्स मिल गया, वो भी फ्लोट में मिल रहा है, तो जब मैं उसके बाद उसको एक्स को कॉल कर रहा हूँ तो वो उसको फ्लोट वाला ही दिखाएगा, वो नॉर्मल वाला नहीं दिखाएगा। इसी वजह से हम डिफरेंस रखते हैं वेरिएबल्स में, ताकि ऐसा ना ओवरराइड हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम सेम नाम का वेरिएबल बार बार नहीं बनाते। अगर आपने सेम नाम का वेरिएबल बना दिया तो पाइथन हमेशा लेटेस्ट वाले को कंसीडर करेगा, पुराने वाले को इग्नोर कर देगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर, क्लियर है, क्लियर। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे एक क्लियर। वैलिड यूज हुआ है, वो ये यूज हुआ है सेम नाम का वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम सैयद शकीब, फिर मैंने कर दिया प्रिंट नेम, फिर मैं लिख रहा हूं दोबारा जाके नेम इक्वल टू यासीन। ठीक है। फिर मैं कर रहा हूं प्रिंट नेम। हमारा जो पाइथन, जो एक बार अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये चलता है फर्स्ट लाइन से। पहले वो इस लाइन को रीड करेगा, फिर 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 इस लाइन को रीड करेगा। अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो मेरे पास देखें, पहले आया सैयद शकीब इमरान आउटपुट में, सेम नाम का वेरिएबल है ये रहा, और दूसरा भी सेम नाम का वेरिएबल है, और दूसरे वाले में आया यासीन। ठीक है। ये क्यों आया? ये इस वजह से आया, टॉप टू बॉटम कोड चलता है। पहले उसने इसको रीड करा और ये इस लाइन को रीड करा, तो उसने आउटपुट दे दिया। जो नेम में इसको फर्स्ट वैल्यू मिली, इसने आउटपुट दे दिया। फिर ये नीचे आया, फिर इसने देखा नेम में इसको दूसरी वैल्यू मिल गई, तो जब इसने दोबारा प्रिंट करा तो इसने दूसरी वाली वैल्यू मुझे आउटपुट में दी। हाँ, अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर दूँ, अब देखें, अब फर्स्ट लाइन में नेम है सैयद शकीब इमरान, सेकंड लाइन में नेम है यासीन, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब ये करेगा क्या? पहले आके ये लाइन सेव करेगा, नेम में जाके सैयद शकीब सेव कर देगा, फिर इसको उसी की बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में वही वेरिएबल मिला लेकिन न्यू वैल्यू के साथ, तो ये क्या करेगा? पुरानी वैल्यू रिमूव करके उसकी जगह नई वैल्यू सेव कर देगा। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा नेम को, तो ये मुझे लेटेस्ट वाली वैल्यू आउटपुट में देगा, जस्ट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं एक वेरिएबल इस तरीके से कर दूं, एक कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है नेम और एक लोअर केस में, तो अब ये दोनों डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ कैपिटल वाला लिखूंगा तो ये दोनों में अलग अलग आउटपुट आएगा। एक जो लोअर केस में वैल्यू सेव है शकीब, वो आ गई शकीब वाली, और एक जो कैपिटलाइज फॉर्म में है उसमें जो वैल्यू सेव है यासीन, तो वो यासीन मुझे आउटपुट में आ गया। ठीक है। तो केस सेंसिटिव है, इसका मतलब पढ़ने में तो दोनों एक ही चीज लग रही है, नेम, लेकिन अपर केस लोअर केस का फर्क है। तो इस वजह से पाइथन में दोनों चीजें डिफरेंट कंसीडर होती है, इनकी डिफरेंट मेमोरीज बनती हैं, तो इसलिए इनकी अलग अलग वैल्यूज जाके सेव हो जाती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल डिट्टू कॉपी आप सेम बनाएंगे, लोअर केस अपर केस जो है बिल्कुल सेम फॉलो करे, तो सेकंड वाला क्रिएट करने से पहले अगर आपने ऊपर कहीं पे भी उसको कॉल करा है तो वो ऊपर वाला ही दिखाएगा। लेकिन जब सेकंड वाला उसने रीड कर लिया, उसके बाद आपने कहीं उसको कॉल करा, तो वो लेटेस्ट वाला ही आपको आउटपुट में देगा, पुराना वाला आउटपुट में नहीं देगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है सर। कोई सवाल, कंफ्यूजन? ओके गाइस, आज यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। कल से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है,
टाइप कास्टिंग के 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए, वो भी मैं आपको दे दूंगा कि अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो स्ट्रिंग को इंटीजर में और फ्लोट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्लोट को या इंटीजर को स्ट्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पहले हम देखेंगे। फिर हम इंशाल्लाह लिस्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कल से, तो क्लास मिस मत करिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है गाइस? सर एक जी जी एक बात और मुझे सर, ये जो टाइप कास्टिंग है इसकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ये यूजेबल होता है? ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ये बहुत कॉमन अप्रोच है, तकरीबन हर प्रोजेक्ट में हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि सम टाइम वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमेरिक में स्टोर हुई हुई हैं, हमारी कैलकुलेशन चल रही होती है, उसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं, तो हम फिर उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर देते हैं उसको भी डेसिमल पॉइंट्स में, ताकि हमारे एक प्रॉपर फ्लो और प्रॉपर आउटपुट की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ मिलें। तो ये बहुत कॉमन है, ये तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, हम टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। नॉर्मली टाइप कास्टिंग जो है वो यूज़ होती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ में। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें न्यूमेरिक में। अब होता ही है कि आपको बैकएंड से डेटा मिल रहा है, लेकिन बैकएंड पे जो डेटा टाइप है उसकी फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में आपने न्यूमेरिक वैल्यू सेव करी थी, सही है, आपने स्ट्रिंग की फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू सेव करी थी। अब आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज़ आपको वही चाहिए, तो अब आप क्या करोगे? अब आप उस वैल्यू को फोर्सफुली कन्वर्ट करोगे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, इंटीजर में या फ्लोट में। तो मैं आपको कल बताऊंगा कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। उसकी अगर सेम पैटर्न है, मतलब इंटीजर का जो पैटर्न है वही वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्लोट वाला पैटर्न है तो वो भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पैटर्न फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में सेव है 10.00, फ्लोट की फॉर्म में सेव है स्ट्रिंग में, अब आप उसको इंटीजर में करेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पैटर्न मैच होना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन ये कि यूज़ होता है टाइप कास्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली। सर एक दो बार देखने में ये आया है कि बाज़ इंस्टीट्यूट वालों ने सिर्फ पाइथन की टाइप कास्टिंग का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या इसके अंदर इसका इतना स्कोप है कि इसको अलग से भी मतलब पढ़ाया जाता है, या इसके ऊपर भी कोई जॉब मतलब मिल सकती है, ऐसा कुछ है? सिर्फ टाइप कास्टिंग? जी 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 सर। नहीं जैसे भी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने देखा सैलानी वालों ने जो है ना इसका यानी सिर्फ टाइप कास्टिंग के हवाले से बताया था कि इसको जो है वो हम अलग इसका कोर्स करवा रहे हैं। नहीं इतना खास इतना नहीं है। ठीक है सर, क्लियर है सर, थैंक यू। बस का यही स्कोप है कि हम वैल्यू को फोर्सफुली कन्वर्ट कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उसके हिसाब से उसका आउटपुट ले लेते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें।